नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन नंबर 18। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शंस इन पैंडेमिक। आज हम जानेंगे कि पैंडेमिक में इलेक्शंस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि बिहार असेंबली इलेक्शंस हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इलेक्शन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आइए शुरू करते हैं अपना काम इंडियन पॉलिटी के लिए। राइट। सबसे पहले आते के साथ ही सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। सो लेट्स मूव अहेड। हमारा टॉपिक इलेक्शंस इन द पेंडेमिक। जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार असेंबली इलेक्शंस है 2020 में, कुछ ही अभी महीनों में होने वाले हैं। इसको लेके ईसीआई ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। अभी तक ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है ईसीआई की तरफ से कि एग्जाम को एग्जाम कह रहा हूँ, असेंबली को पोस्टपोन किया जाए, इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए। एक्चुअली आजकल एग्जाम का काफी ज्यादा वो रह रहा है कंफ्यूजन की जेई और नीट के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, उस पर भी बहुत बड़ी बहस है। साथ ही साथ कुछ जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो ये भी लगाई जा रही हैं कि यूपीएससी का एग्जाम भी शायद पोस्टपोन हो सकता है। ऐसी पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और चेयरमैन जो यूपीएससी के चेयरमैन है उनसे अनुरोध किया गया है कि एग्जाम को आप टालें। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो लॉजिक दिया जा रहा है एग्जाम को टालने के, अभी असेंबली इलेक्शंस की थोड़ी बाद में बात करते हैं, पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम को टालने के लिए जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि सपोज कि जेई मेंस है, तो जो कैंडिडेट्स जेई मेंस के लिए बैठेंगे, अपीयर करेंगे, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनका फिर जेई एडवांस का एग्जाम होगा। तो जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच में जो टाइम गैप है वो बहुत ही कम है। अब ये बोला जा रहा है कि सपोज कोई स्टूडेंट जेई मेंस के एग्जाम में बैठा और अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकला और वो एक अच्छा स्टूडेंट है, एक पोटेंशियल स्टूडेंट है, तो वो जेई मेंस से जेई एडवांस तक के बीच का जो सफर है वो कैसे कर पाएगा? वो तो कोरोना की वजह से सफर ही में ही रह जाएगा। राइट। ये ठीक है, ये वो वाला SUFFER वाला सफर है, हिंदी वाला सफर नहीं। सो तो इस चीज को लेके फिर वो जेई उसका जेई एडवांस का एग्जाम बेकार हो जाएगा। तो इसको लेके लॉजिक ये दिया जा रहा है कि एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए तो ही बेटर है, क्योंकि अभी सबको मालूम है यूएसए में स्कूल्स खोले गए थे उस वक्त, तो 97,000 स्टूडेंट्स गॉट कोरोना पॉजिटिव। तो यहाँ वो आंकड़ा था, तो कहीं ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। और दूसरा लॉजिक ये दिया जा रहा है कि आपकी कोर्ट्स अभी तक नहीं खुले हैं, आपकी पार्लियामेंट अभी तक नहीं खुली हैं, तो आप एग्जाम कैसे कंडक्ट कर सकते हो? तो इसको देखेंगे कि क्या डिसीजन रहता है, कैसे कार्रवाई की जाती है एग्जाम को लेके। फिलहाल बात करते हैं बिहार असेंबली इलेक्शंस पे। तो ये भी कुछ ऐसा है कि ईसीआई ने साफ अभी तक कोई गाइडलाइन तो जारी की नहीं है कि ये पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो इलेक्शंस है वो होंगे ही अपने टाइम पर। तो क्या है इसमें, सबसे पहले बिहार को लेके, बिहार का जो कोविड स्टैट है वो आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। तो बिहार का कोविड स्टैट अभी तक जो कंफर्म केसेस हैं वो आपको दिख रहे होंगे, 1.24 लाख केसेस हैं। राइट। 1,24,536 कंफर्म केसेस अभी तक हुए हैं। एक्टिव केसेस इतने हैं, रिकवर इतने हैं। ये 26 अगस्त तक की अपडेट है। और दूसरी कुछ फैक्ट्स बातें हैं कि बिहार इज अमंग द टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस एट 4.65 पर डे इन द लास्ट 1 मंथ। और जुलाई में इनका काउंट 10,000 से कम था और ये एकदम से शूट अप हुआ है। एसीआई इज कन्विंस्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन बिहार एज कंट्रीज साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्जाम जो आगे कंडक्ट होने वाली है उसमें पूछा जा सकता है कि पेंडेमिक के दौरान किन देशों ने अपने देशों में चुनाव करवाए थे। तो साउथ कोरिया और सिंगापुर का नाम आप ध्यान रखिएगा कि ईसीआई इन्हीं का हवाला देके कह रहा है कि हम भी सही तरीके से करवा सकते हैं। हालांकि इसमें जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि आप कंपैरिजन किन देशों से कर रहे हो, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, वो एक तो वो पॉपुलेशन में भी कम है, ऊपर से वो एडवांस देश हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ वहाँ पे जो जोग्राफिकल चेंजेस हैं उनकी अलग हैं, हमारी अलग है, सिमिलरिटीज़ हमारी और उनके बीच में बहुत ही कम है। तो इसको लेके भी क्रिटिक्स का कहना है कि ये ईसीआई जो ये हवाला दे रहा है, जो ये तर्क दे रहा है वो गलत है। राइट। उसके बाद प्रिकॉशंस, ईसीआई ने क्या प्रिकॉशंस लिया है? बेसिकली प्रिकॉशंस तो लेना पड़ेगा क्योंकि पैंडेमिक है। तो ईसीआई ने कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला प्रिकॉशन है कि जो भी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं या जो सस्पेक्टेड हैं उनको लास्ट के घंटे में पोलिंग बूथ पे वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। मतलब उनको अभी भी डिबार्ड नहीं किया जा रहा है वोटिंग देने से, लेकिन उनको बोला गया है कि लास्ट आवर में आप आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग में जो स्क्वाड जाता है घरों घरों में कैंपेनिंग करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कैंपेनिंग करती हैं, तो उसमें उनके स्क्वाड को 3 पे रखा गया है, 3 to 4 पीपल। और जो कार्स हैं, जो कार्स का आप इस्तेमाल करोगे, ओनली 5 कार्स अलाउड इंस्टेड ऑफ 10। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ईसीआई
इलेक्शन प्रचार को लेके काफ़ी कुछ गाइडलाइंस देता है कि आप ये पोस्टर बनाएंगे, इतने साइज बाय इतने साइज के बनाएंगे, अपने सारे एक्सपेंडिचर हमें दिखाएंगे। तो पूरी लाइन से गाइडलाइंस होती हैं ईसीआई की कैंडिडेट्स के लिए। तो ये उनमें से कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए सिर्फ 2 ही लोग होंगे कैंडिडेट के साथ। पोलिंग बूथ पे मैक्सिमम 1000 बंदे हो सकते हैं, 1500 थी पहले। उसके बाद सेपरेट गाइडलाइंस हैं जो कंटेनमेंट जोन के एरिया हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, जो एक हॉट बटन इशू है, वो है डिजिटल कैंपेनिंग। इसमें बोला जा रहा है क्योंकि अब आजकल डिजिटली काफ़ी कुछ चल चुका है। पहले 1990 के दशकों में डिजिटल चीज़ें तो थी नहीं, तो फिजिकल कैंपेनिंग होती थी, तो अब तो डिजिटल कैंपेनिंग भी होती है। तो इसमें ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो पार्टीज जो रिच पार्टीज नहीं हैं, तो उनका ये कहना है कि ये फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा इन द नेम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कि डिजिटल कैंपेनिंग में जो काफ़ी रिच पार्टीज हैं या जो कैपेबल हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं, वो किसी भी तरीके से मल्टीपल वीडियोस शूट करके होलोग्राम के जरिए या कोई भी अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी कैंपेनिंग अच्छे से कर पाएंगे, जबकि हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पे और फिजिकल कैंपेनिंग करते ही रह जाएंगे, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा हमसे। तो अल्टीमेटली वही विजेता होंगे। ये ऐसा उन पार्टीज का कहना है जो डिजिटल कैंपेनिंग के लिए मना कर रही है, राइट। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे। इसके बाद देखते हैं इलेक्शंस इन इंडिया, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, हमारा भारत का संविधान चुनावों को लेकर क्या कहता है। बेसिकली आर्टिकल 324 से 329 में सारी बातें कही गई हैं। पार्ट 15 ये आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 324 से 29, पार्ट 15 एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 324 कहता है कि ईसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल and elections for parliament, all state legislatures, president, vice president in India, right। बेसिकली जो लोकल गवर्नेंस के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, वो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। तो आर्टिकल 324 तो सुपरिंटेंडेंस की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 325 बात करता है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल टू बी इंक्लूजन इन और क्लेम टू बी इंक्लूड इन अ सेपरेट या स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। बेसिकली ये आर्टिकल 14 को भी वायलेट कर रहा है एक तरीके से, कि अगर इसे हम अलाउ करते हैं तो आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। तो किसी को भी एक सेपरेट स्पेशल इलेक्टोरल रोल में प्लेस नहीं दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। इसके बाद आर्टिकल 326 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। Adult suffrage is the basis of elections to the House of People and State Legislative Assembly. Every citizen of India is not less than 18 years of age, not otherwise disqualified, non-residents, अनसाउंड माइंड, क्रिमिनल, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस कैन बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। इनको छोड़ के और जो 18 साल से कम आयु है उनको छोड़ के बाकी सब लोग रजिस्टर्ड एज अ वोटर हो सकते हैं, राइट। तो आपके लिए आज का पहला सवाल कि जो हमारी जो वोटिंग एज थी वो पहले 21 ईयर्स ऑफ एज की थी, उसको घटा के फिर 18 साल किया गया, राइट। ये सबको मालूम है, पहले 21 साल से 18 साल किया गया। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। Which amendment act is responsible for this transformation, right? तो आप बताइएगा मुझे। उसके बाद आर्टिकल 327 कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस विद लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट के पास भी कुछ पावर है कि वो कुछ प्रोविजन बना सके इलेक्शन से रिलेटेड लेजिस्लेचर के साथ मिलके। और आर्टिकल 328 में कहा गया है कि पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजंस, यहाँ पार्लियामेंट को पावर दी गई है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है, राइट। आर्टिकल 329 बार टू इन्फ्लुएंस बाय कोर्ट्स इन एनी इलेक्टोरल मैटर्स, की जो बेंच और बार है या जो कोर्ट्स हैं वो किसी भी इलेक्टोरल मैटर्स में इन्फ्लुएंस किस हद तक करेंगे इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 329 ए बात करता है एनी लॉ रिगार्डिंग डिलिमिटेशन मेड बाय अंडर आर्टिकल 327 एंड 328 कांट बी टेकन टू कोर्ट। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कि ये निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, हर चीज की हर एक की एक कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज एक बनी हुई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इसके जो गठन करता है वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है, जिसे बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। पहले जो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन है वो 2002 तक की बनी हुई है, और जो अब बनेगी वो बोला जा रहा है कि सेंसस के बाद 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके। तो आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि भारत का जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में वो कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन। तो वो कौन सी जगह है, नाम बताइएगा मुझे, जहां के भारत में जो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मानी जाती है,
राइट। इसके बाद आर्टिकल 329 का जो बी क्लॉज है वो कहता है नो इलेक्शंस कैन बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन। जैसे बेसिकली अभी चुनाव हुए थे, इस पे ईवीएम को लेके हमेशा काफी विवादित मुद्दा रहा था। ईवीएम को लेके काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने, काफी लोगों ने सवाल उठाए कि ये कितना सही कितना गलत है। तो ऐसा आप सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप अगर उठा भी रहे हैं तो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू उठाइए, उस पर फिर कार्रवाई होगी। अदरवाइज तो ऐसे सवाल उठाने से कोई कार्रवाई नहीं होगी। राइट। इसके बाद ईसीआई एंड इट्स कंपोजिशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है? बेसिकली ये वो इंसान है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। नाम आप पढ़ ही चुके होंगे, टीएन सेशन। तो देखते हैं क्या है ये भी। ईसीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोनॉमस बॉडी। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि आर्टिकल 324 के अंदर बनाई गई है एंड गार्जियन है ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 1950 से 1989 तक ईसी जो था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था। उसके बाद आए मिस्टर टीएन सेशन, जिन्होंने इसको मजबूर किया कि ये मल्टी मेंबर बॉडी बनाई जाए। अभी फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो टीएन सेशन ने आके ये बदलाव किया। ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो जो सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आते हैं। टीएन सेशन भी उन्हीं में से एक पर्सनैलिटी है। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि पहली भारतीय महिला जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी, उनका नाम आप बताइए। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो तीसरा सवाल आपके लिए। इसके बाद जो सीईसी है और जो ईसीज हैं, बेसिकली 3 लोग होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है, बाकी को इलेक्शन कमिश्नर्स बोला जाता है। तो इनका जो टेन्योर है 6 साल या फिर 65 साल की एज, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो सीईसी को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसे रिमूव नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रेजेंट सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते। हालांकि वो बाकियों इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सीईसी। और दूसरी बात यह है कि इनका जो रिमूवल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल है, वो बिल्कुल सेम है लाइक सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव किए जाते हैं। राइट। इसके बाद है आपका कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अभी तक क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं इलेक्शंस को लेके, उस पे बात करते हैं। पहला है कि वोटिंग एज जो है वो 21 साल से 18 साल की गई। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो जो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था उसका आंसर यही मैंने दे दिया है कि फ्रॉम 61st अमेंडमेंट एक्ट थ्रू 61st अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज हैज बीन लोवर्ड और रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद आपसे नेक्स्ट रिफॉर्म आया कि इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट। ऐसा क्यों किया गया कि बेसिकली क्या होता है कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे कुछ जमानत देनी होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब होता है एक सर्टेन फ्रैक्शन से आपको वोट नहीं मिला, इतना मिनिमम वोट आपको उसमें मिलना चाहिए था, वो भी आपको नहीं मिला, तो उसको कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। तो उसका अमाउंट बढ़ाया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का, इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कोई भी जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स है वो उठकर इलेक्शन लड़ने ना आ जाए। कोई भी ऐरा गैरा इलेक्शन लड़ने ना आ जाए कि अमाउंट मान लो 100 रुपये कर दिए तो 100 रुपये तो सबकी जेब में है, तो हर कोई इलेक्शन लड़ने चला गया। तो इसको लेके भी इंक्रीज इन अमाउंट किया गया। इसके बाद फोटो आईडी कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था टू अवॉइड बोगस वोटिंग। बेसिकली क्या होता था कि पहले 1960-65 के दशकों में कि कोई भी किसी के खिलाफ कोई भी किसी के रिप्लेस करके वोट देने जा रहा है तो एक एक बंदे पे 4-4 वोटिंग पड़ रही है, तो इसको बोगस वोटिंग कहते थे। तो इसको अवॉइड करने के लिए फोटो आईडी कार्ड्स लगाए गए। उसके बाद ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका इंट्रोडक्शन किया गया। तो आपका आज का अगला सवाल कि पहली बार ईवीएम कहाँ यूज हुआ था और कौन से सन में हुआ था, ये आप बताइएगा कि फर्स्ट टाइम ईवीएम को कहाँ पे यूज किया गया और कौन से सन में यूज किया गया। उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स 2014 के इलेक्शंस में हमने देखे। स्वीप प्रोग्राम ईसीआई ने लॉन्च किया। तो बेसिकली स्वीप क्या था? स्वीप था सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। लोग वोटिंग को ज्यादा सीरियस लेते नहीं थे, लोग अपने अधिकारों को ज्यादा सीरियस लेते नहीं थे, तो लोग भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते थे, नोटों पे बिक जाते थे, दारू पे बिक जाते थे। तो इन सब चीज़ों को लेके एक स्वीप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2014 में, जहाँ पे वोटर्स को एजुकेट किया गया, बताया गया कि आप अपने एरिया में अपने हिसाब से अपनी जो आपकी समस्याओं को दूर करे उसको आप अपना नेता चुने, अपना प्रतिनिधि चुने। और इसका रिजल्ट भी अच्छा रहा कि 67% का टर्न अराउंड 2014 में देखा गया था। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वीवीपैट मशीन्स आ गई। वीवीपैट मशीन्स बेसिकली ईवीएम के साथ यूज होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि 7 सेकंड के लिए आपने जैसे वोटिंग दबाया, बटन दबाया, तो जो भी आपने दबाया है जिस भी पार्टी को, तो उसका नाम और उसका सिंबल वहां पे अवेलेबल होता है फॉर 7 सेकंड्स, ताकि आप कंफर्म कर सके कि हाँ मैंने वोट सही को दिया है, इन्हीं को मैं वोट देने के लिए आया था। और बाद में फिर इनकी मैचिंग होती है कि कितने बटन दबाए गए और कितने पर्चियां उनको मैच किया जाता है
कि अगर वो सेम है तो फिर ठीक है, वो सेम ही होने चाहिए बेसिकली। इसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी भी हमारे इलेक्शंस को लेके, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके। मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बेसिकली जो आपका जो नेक्सस बनता है पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का और ब्यूरोक्रेट्स का, तो ये जो नेक्सस बन रहा है ये काफ़ी खतरनाक होता है। कास्ट एंड रिलीजन, इसलिए कहा भी जाता है कि चुनाव में गरीबों के साथ वादे और अमीरों के साथ सौदे किए जाते हैं। तो ये भी कुछ कोट है जो कहे जाते हैं, राइट। इसके बाद इसको लेके हमारे जो फॉर्मर सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर मिस्टर श्री एन विट्टल, उन्होंने भी कुछ कहा था, उनका कोट है ये, याद रखिएगा, आपको ऐसे लिखने में काम आएगा कि ब्लैक मनी इज द ऑक्सीजन फॉर करप्शन एंड करप्शन इज द ऑक्सीजन फॉर ब्लैक मनी, राइट। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या मतलब है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके हम और भी बहुत कुछ मैं आपके लिए लेके आऊंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपके लिए लेके आऊंगा, साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आऊंगा, आचार संहिता, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हमें करनी है। तो आज तो मेरी तरफ से इतना ही। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए खुशखबरी यह है कि मैं आज आपके लिए 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी। MHA, Ministry of Home Affairs, decided the election schedule for conduct of both general and by-elections. Election commissions resolve the dispute related to splits, mergers of recognized political parties. तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना आंसर सही से लॉक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका सही गया या गलत गया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पहला क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 3-member बॉडी है, 5-member बॉडी नहीं है, तो ये गलत है। फर्स्ट गलत है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद MHA नहीं करती है, ECI देखती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे शेड्यूल्स वगैरह और इनके कंडक्शंस को देखती है, तो दूसरा गलत है। दूसरा गलत है तो ऑप्शन बी भी उड़ गया, ऑप्शन सी भी उड़ गया, तीसरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन चौथे को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। आई होप सबका अच्छा गया होगा, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, consider the following statements. Orders of delimitation commissions can't be challenged in any court. When the orders delimitation commission are laid before Lok Sabha or state legislative assembly, they can't effect any modifications in the orders. तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आप बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो ऑर्डर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, और दूसरा ये है कि जब ये ऑर्डर्स डिलिमिटेशन कमीशन पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखती हैं तो उनमें कोई मॉडिफिकेशंस आप नहीं कर सकते, राइट। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कुछ बेहतरीन पीटी रिसोर्सेज आपके लिए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर्स का पूरा लाभ उठाएं, सिविल्स तपस्या है आपके लिए और एक्सीलेंट कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं पीटी गुरुकुल पे, इनका फुल यूज करें। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।